दोस्तों, आप सभी का एसजीटी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फर्स्ट लेसन ऑफ केमिस्ट्री 11th साइंस, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। ये लेसन के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑल नोट्स। जो मैंने नोट्स बनाए उनके हेल्प से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे मैटर क्या होता है। मैटर इज एवरीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, ये इसका डेफिनेशन है। मैटर ऐसी कोई भी चीज़ है जो क्या करती है, कुछ स्पेस को एक्यूपाइड करती है और उसको खुद का क्या है, मास है। उसको खुद का क्या है, मास है, मतलब उसको उसके अंदर कुछ तो कंटेंट है। ओके, तो मैटर की जो कैटेगरीज रहती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो मैटर देखो, मैटर जो है मैं इस मैटर को मैं क्लासीफाइड कर सकता हूँ मेनली फर्स्ट टू टाइप्स में। तो दो टाइप्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। So matter I can classify pure substances, then mixtures. Okay, then pure substances can be classified into elements and then compounds. Actually S is not written but compounds. Then the mixtures can be classified homogeneous or heterogeneous according to the composition nature. These elements again can classified into metals, non-metals, metalloids. तो ये है मैटर का एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन जो आपके बुक के अंदर दिया है। जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके, ये आपके बुक के अंदर दे दी है, मैं इसको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मेरा जो टारगेट रहेगा, आपको लेसन कितनी अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए और आपको किस तरह से लेसन समझ के लेना चाहिए, इसके ऊपर मेरा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो प्लीज़ पे अटेंशन एंड वॉट एवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लिसन केयरफुली। आप थोड़ी अच्छी तरह से इसको सुन लो तो आपके दिमाग में आ जाएगा। चलो, मैंने कुछ कैटेगरीज लिखी है मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, मेटलॉइड्स की। तो फर्स्ट बात करेंगे मेटल्स की कैटेगरीज की। तो आपको मैं बता दूं, मेटल्स जो रहते हैं हैव लस्टर। लस्टर मतलब उनको शाइनी अपीयरेंस रहता है मेटल्स को, हैव लस्टर। दिस ऑल आर गिवन इन योर बुक। कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज। इनको बोलते हैं मेन प्रॉपर्टीज है सब मेटल्स की। कैन बी ड्रॉन इंटू वायर्स, मतलब वो डक्टाइल है, वी कैन मेक द वायर्स फ्रॉम मेटल्स। कैन बी हैमर्ड इंटू थिन सीड्स, मैं इनके सीड्स बना सकता हूँ, मतलब वो मलियाबल है। ओके, सो मेरे पास एग्जांपल से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। ओके, मर्क्यूरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी के साथ गैलियम भी लिक्विड रहता है, जो आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं बताता हूँ। ये दोनों के दोनों लिक्विड से, ये प्रॉपर्टीज आपको 10th के साइंस बुक में भी मिल जाती है। तो ये फर्स्ट मेटल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। चलो नॉन मेटल्स की तरफ बढ़ते। अब मेरे पास जो नॉन मेटल्स रहते हैं, दे डोंट हैव लस्टर, उनके पास कोई भी लस्टर नहीं है, उनको कोई भी शाइनी अपीयरेंस नहीं है। बट एक्सेप्शन मेरे पास डायमंड एंड आयोडीन है, जिनको शाइनी सरफेस है, जिनका जो नेचर है शाइनी। ओके, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन मेरे पास ग्रेफाइट, जो एक कार्बन का एलोट्रॉप है, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ electricity. Can not be hammered into sheets or drawn into wires because they are brittle, वो brittle रहते हैं। ओके, मेरे पास एग्जांपल है आयोडीन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये सारे के सारे मेटल मतलब नॉन मेटल्स है। इनमें से कुछ सॉलिड रहते हैं, कुछ लिक्विड रहते हैं, कुछ गैस रहती है, ये आपको पता है। इसके लिए आपको 9th का 10th का साइंस का बुक एक बार निकाल के देखना चाहिए, तो आपको सारी आइडियाज़ आ जाएंगे। तो ये थे मेरे मेटल। चलो हम लोग मेटलॉइड्स की बात करते हैं। तो मेटलॉइड्स देखो, मेरे पास मेटलॉइड्स जो है, some substances have properties intermediate between metals and non-metals are called as metalloids और semi metals। इनको semi metals भी बोला जाता है, नहीं तो metalloids भी बोला जाता है। इनके पास आधी जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की, आधी जो प्रॉपर्टीज़ है नॉन मेटल्स की। एग्जांपल मेरे पास आर्सेनिक, सिलिकॉन एंड जर्मनियम, ये कुछ एग्जांपल्स है मेटलॉइड्स के। और इसके अलावा कुछ इसके बारे में यहाँ पे आपके बुक के अंदर नहीं दिया। तो ये जनरली दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ, आपको बता दूँ एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन है, जो मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स में मैंने जो अभी क्लासिफिकेशन देखा था अर्लियर, जो मैंने मैटर को क्लासीफाइड किया था उसका जो क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें से कुछ आईएमपी टॉपिक्स जो है हम लोगों ने अभी कवर्ड कर लिए। आगे बढ़ते, कंपाउंड्स क्या होती हैं। ओके, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज विच कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में कर दूँ किसी भी कंपाउंड्स में, तो मैं उसको ब्रेक कर सकता हूँ उनके इनिशियल कंपोनेंट्स में, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस में, उसको कंपाउंड्स बोला जाता है। प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस में कौन सा डिफरेंस है हम लोग जान लेंगे।
चलो प्योर सब्सटेंसेस वर्सेस मिक्सचर के बारे में जान लेते हैं। मिक्सचर्स जो रहते हैं उनमें और प्योर सब्सटेंसेस में कौन कौन सा डिफरेंस है वो हम लोग जान लेंगे। देखो प्योर सब्सटेंसेस हैव डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन। मैंने मान लिया कॉपर कार्बोनेट है तो उसमें डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन है। जो भी कॉपर कार्बोनेट रहेगा, क्यूप्रिक कार्बोनेट रहेगा, उसमें कार्बन रहेगा, कॉपर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, उनका डेफिनाइट कंपोजिशन। दे ऑलवेज हैव द सेम प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ देयर ओरिजिन। अभी मैं बता दूं कि जो मेरे प्योर सब्सटेंसेस उनकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा सेम रहेगी। ओके, उनमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, चाहे वो कहाँ से भी मिले हुआ। आइदर दे हैव बीन नेचर मेड और दे आइदर दे हैव बीन मैन मेड और सिंथेटिक। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंजेस हम लोग को नहीं दिखाई देते। अभी इसमें एग्जांपल प्योर मेटल डिस्टिल वाटर, ओके, तो ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंसेस है तो इनका एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। मिक्सचर ऑफ नो डेफिनाइट कंपोज, मतलब मिक्सचर किया मैंने, किसी को भी कितने भी प्रमाण में ले लिया उसको मिक्सचर बोलते हैं। नो डेफिनाइट प्रॉपर्टीज, और उनकी प्रॉपर्टीज भी डेफिनाइट नहीं है। ओके, मैंने कुछ भी लिया और उसको एक साथ मतलब कंबाइन कर दिया, उसका कंपोजिशन बना दिया तो मिक्सचर बन जाए, उनका कोई भी फिक्स प्रपोर्शन है। पेंट, मिक्सचर ऑफ ऑयल्स पिगमेंट एडिटिव, ओके, मैं इसको किसी भी तरह से चेंजेस कर सकता हूँ। कंक्रीट, मिक्सचर ऑफ सैंड सीमेंट वाटर, मुझे जिस तरह का कंक्रीट चाहिए उस तरह का मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स प्रपोर्शन नहीं कि मुझे इतना ही लेना है, ऐसा कोई भी नहीं। हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं अप्रॉक्सीमेटली दे आर जस्ट टेकिंग द कंटेंट एंड दे आर मेकिंग और दे आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पे जो भी कंपोजिशन है मिक्सचर में वो फिक्स नहीं है। यहाँ पे जो कंपोजिशन है प्योर सब्सटेंसेस में वो फिक्स है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरे एलिमेंट्स है। अब देखो एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल चेंजेस। मतलब एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस है और उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं किया जा सकता बाय एनी सिंपल केमिकल ऑर्डिनरी सिंपल केमिकल प्रोसेसेस और चेंजेस। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। एलिमेंट्स कैन रिएक्ट एंड दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स लाइक NaCl, ये बन जाता है लेकिन एक केमिकल रिएक्शन है and this compound has totally different properties as compared to sodium and chlorine। तो ये मेरा एलिमेंट का रिएक्शन हो गया, मतलब एक सोडियम एलिमेंट एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते सोडियम क्लोराइड बनाता है, लेकिन मैं सोडियम को ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस से मतलब अभी ब्रोक नहीं कर सकता। ये उसका फाइनेस्ट फॉर्म है, ये मुझे यहाँ पे बताना है। ओके, अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में मेरे पास 3 स्टेट्स है, एमपी और भी स्टेट्स है लेकिन वो स्टेट्स यहाँ पे मुझे नहीं यूज़ करनी है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मोस्टली यू आर यूजिंग दिस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जब भी मैटर रहता है, कोई भी वस्तु रहती है, आइदर वो सॉलिड स्टेट में रहती है, लिक्विड स्टेट में रहती है, नहीं तो गैस स्टेट में रहती है, कंबाइन, मतलब इसमें से कोई भी स्टेट में रहेगी, वो फिजिकल स्टेट है, उसका फिजिकल अपीयरेंस है, ये मुझे यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, किस तरह से मैं प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी मतलब साधन चाहिए जिससे मैं प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकता हूँ, तो मेनली मेरे पास यहाँ पे मैंने डेफिनेशन जो आपके बुक में दी है, द आर्बिट्ररी डिसाइडेड एंड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ओके, जो आर्बिट्ररी डिसाइडेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, स्टैंडर्ड आर कॉल्ड एज यूनिट्स। मैं यूनिट्स का मैं यूज़ करता हूँ, मेजर करना है मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, सो आई कैन यूज़ यूनिट्स टू मेजर दैट फिजिकल क्वांटिटी। मेरे पास यहाँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलेंगे, और मेरे पास सेकंड रहता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़, SI यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। यहाँ पे मेरे पास 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो यहाँ पे लिस्टेड की यहाँ पे दे दी है। लेंथ है मेरे पास, मास है मेरे पास, टाइम है मेरे पास, इलेक्ट्रिक करंट है मेरे पास, थर्मोडाइनामिक्स है मेरे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिंबल ऑफ क्वांटिटी है, स्मॉल है, यम है, टी है, आई है, टी है, देन एन की तरह न्यू बोलते हैं हम, एन आई वी। ओके, सो इसका नेम ऑफ एसआई यूनिट है मीटर, किलोग्राम, देन सेकेंड, देन एम्पियर, देन केल्विन, देन मोल, देन द कैंडेला। एंड सिंबल ऑफ एसआई यूनिट मेरे पास है स्मॉल एम, केजी, देन स्मॉल एस, देन कैपिटल ए, देन कैपिटल के, देन MOL, मोल एंड CD मीन्स कैंडेला। ओके, तो ये सारी जो मेरे पास यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें इनको मुझे याद रखना है। बहुत MP है, मैं वापस बोलता हूँ, इन सारे के सारे यूनिट्स को बोला जाता है बेसिक यूनिट्स। ये आपके जो है बेसिक यूनिट्स हैं और इनको आपको याद रखना है, ये आपको आगे जाके बहुत काम आएंगे। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनामिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये उनके सिम्बॉल्स है करस्पॉन्डिंग।
एंड उसके बाद में जो इनका है नेम ऑफ एसआई यूनिट एंड सिंबल ऑफ एसआई यूनिट, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर, किलोमीटर एंड सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला एंड दीज आर द सिंबल्स, ये उनके सिंबल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मैंने बोला फिजिकल, जो हम लोग को कोई भी चीज़ देखती है तो उसको मेजर करना है तो मुझे फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो आईएमपी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। मेरे पास फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है मास एंड वेट। मुझे डिफरेंस तो अच्छी तरह से पता है, मास और वेट के बीच में डिफरेंस तो होता है। मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी कंटेंट। जो भी मास है आपका, मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ बॉडी कंटेंट, मतलब बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट स्टोर है, उसको हम लोग मास बोलते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे। इट रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी प्लेस इन द यूनिवर्स। ये जो मास है किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का, दुनिया में मतलब विश्व में किसी भी जगह पे जाओ सेम रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मास। वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। वेट जो रहता है ये m इंटू जी इतना रहता है। ओके, जो वेट है मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ये वेट है आपका। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स, एक फोर्स है। इट वेरीज फ्रॉम प्लस टू प्लस एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। ये जो वेट है आपका, ये वेरीज होता है, मतलब ये डिफरेंट आ जाता है, ये बदलता रहता है जैसी जगह बदलती है। अगर हम विश्व के अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो हमें अलग अलग वेट दिखाई देगा। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, and the mass is the quantity of matter of a body contents। ओके, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है आप अच्छी तरह से समझ के ले लो। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन मत रखो, ताकि ये पॉइंट आपका जो है वो आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी दे दिया है, जो आपको अभी भी याद रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अभी लेंथ है जो मुझे मेजर करनी है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ आई नो दैट मीटर, मैंने ऑलरेडी देखा है। अभी मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स आपको बता रहा हूँ। मीटर और नैनोमीटर और पिकोमीटर, ये दो स्मॉल यूनिट्स है एज कम्पेयर टू मीटर। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल 10⁻⁹ मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल 10⁻12 मीटर। ये स्टैंडर्ड रिलेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो क्वांटिटी है उसका नाम है वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम के बारे में जान लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में जान लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। सो ये जो है वॉल्यूम जो रहता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³ मीन्स दे सी मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी उसको बोला जाता है। ये रिलेशंस आपके जो है इसके अंदर, इनको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो ताकि आपको इनका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी। सो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इन 3 टाइम्स। ओके, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब और m क्यूब इसको लिखा जाता है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। एक डायग्राम आपके बुक में दिए वॉल्यूम का, मैंने यहाँ 100 सेंटीमीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर, देन 1000 ml, मतलब एक क्यूब में याद रखो, यहाँ पे क्यूब है लेकिन वो सिंबल जो दिख नहीं रहा है। 1 dm³ इज इक्वल टू 1 लीटर, मतलब ये सारे के सारे वॉल्यूम्स है जिनको मैं यहाँ पे लिख दूँ तो 1 लीटर के बराबर आते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके, फर्स्ट 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके ये आएगा। उसके बाद में 1 लीटर के बराबर आएगा आपका जो है 1 लीटर, उसके बराबर आएगा इट इज़ इक्वल 1000 ml, मतलब मिली लीटर आएगा। ओके, ये भी IMP, आजकल मिली लीटर ज़्यादा यूज़ किया जाता है यूनिट। बाद में आएगा 1 लीटर के बराबर आता है, जो मैं आता है वो बता रहा हूँ। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm³। ओके, डेसीमीटर, ओके डेसीमीटर क्यूब ये भी आता है। तो ये तीनों की तीनों रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml आएगा, इज इक्वल टू 1 मीटर आएगा, ये भी आपको याद रखना है। 10 सेंटीमीटर 1 dm। ओके, 10 सेंटीमीटर 1 dm मतलब डेसीमीटर के बराबर रहता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ये डायग्राम में मैंने इसलिए लीटर एंड एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम कि ये इसका रिलेशनशिप है जो आपके बुक के अंदर अच्छी तरह से दिए। एक बार इसको अच्छी तरह से समझ के ले लो तो आपके दिमाग में अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। डेंसिटी भी बहुत आईएमपी मतलब फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हमें पता होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम जो रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसको डेंसिटी बोलते हैं हम। ओके, डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ये इसका मतलब रिलेशन है। ओके, तो मैंने ये लिख दिया रिलेशन और इसके आगे मैं बताता हूँ। एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम आएगा। सो केजी अपॉन मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब आ जाता है। सीजीएस यूनिट में अगर मैं निकालूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सो ये आएगा केजी। नहीं, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, मैं आपको ये मिस्टेक से यहाँ पे बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखना चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये, और ग्राम पर मिलीलीटर आएगा, ग्राम पर मिलीलीटर आएगा, जी पर एम एल। ओके, 1 माइनस ग्राम, ये करेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह से आप समझ के ले लो। तो एक करेक्शन मैंने बता दिया, ये मतलब थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। अब मेरे पास टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में आपको, हीट एनर्जी के बीच में आपको अच्छी तरह से डिफरेंस पता है। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी चीज़ को अगर मैं टेम्परेचर मतलब उसका काउंट करना चाहूँ तो उसके अंदर बॉडी में कितनी हीट है। ओके, इसको मैं देखूंगा वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ये मैं देखूंगा। सो इट इज़ मेजर और इट इज़ डिग्री ऑफ मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर जो मेरा है अलग अलग यूनिट से मेजर किया जा सकता है, जैसे कि मैं ये आपको बता दूँ। टेम्परेचर जो है मेरे पास, मैं इसको मेजर कर सकता हूँ डिग्री सेल्सियस से। डिफरेंट ऑप्शन, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये मेरे 3 है, बट केल्विन इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये भी आपको याद रखना है। नाउ 1 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, एक क्या आता है आपका, डिग्री सेल्सियस नहीं है, एक केल्विन में आ गया। ओके, सो 273 केल्विन टू 373 केल्विन, ये स्टैंडर्ड रिलेशन इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इनके बीच का स्टैंडर्ड रिलेशन है। केल्विन ने यहाँ पे नहीं लिखा था। अगर मैं ये रिलेशंस को अच्छी तरह से लिख देता हूँ, मतलब इंटरनल रिलेशन लिखता हूँ मैं डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच, तो ये आता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच ये रिलेशन आता है। तो ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं जब भी आपको टेम्परेचर का कन्वर्जन करना पड़ेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री केल्विन में या डिग्री केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। ओके, और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे आपको ये जो दो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा काम आएगी, तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो यू प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। चलो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मास, जो मेरे पास है एंटोनी लॉविजियर। ओके, एक साइंटिस्ट थे, उनका जो लाइफ स्पैन था 1743-1794। उनके हिसाब से टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली इट इज़ करेक्ट, मैं जितना रिएक्टेंट्स लूँगा उतना ही तो प्रोडक्ट आएगा भाई, उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है। तो ये जो मतलब कंक्लूजन है, ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। अगर मैं 50 ग्राम लेता हूँ कोई भी रिएक्टेंट तो उसका प्रोडक्ट भी 50 ग्राम ही मिलेगा ना मुझे, उससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता। ऑब्वियसली ट्रू है। एंटोइन लुइजर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फास्फोरस एंड मर्क्यूरी एंड फाइनली कम टू कंक्लूजन। उन्होंने क्या किया, फास्फोरस और मर्क्यूरी को बर्न किया, मतलब उनका रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ। एंड from the experiment carried by the Anthony Levison, it is clear that mass can neither be created nor be destroyed। और उनके दिमाग मतलब उनको यहाँ पे पता चल जाता है कि जो मास है रिएक्टेंट्स का वही मास प्रोडक्ट्स का उनके उनके एक्सपेरिमेंट से उनको पता चलता है। सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इज ट्रू। सो इसको बोलते हैं, ऊपर नाम दिया था मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो मास है जिसको नहीं तो मैं बना सकता हूँ नहीं तो मैं उसको मिटा सकता हूँ, जो है मास उतना ही रहेगा,
चाहे वो रिएक्टेंट स्टेट में रहे चाहे वो प्रोडक्ट स्टेट में रहे, ये बहुत आईएमपी स्टेटमेंट है। चलो नेक्स्ट मेरे पास है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अगर मैं किसी भी चीज़ की मतलब निर्मित करता हूँ, किसी भी केमिकल कंपाउंड की निर्मित करता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ फ्रॉस्ट, ओके, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। अभी मैंने यहाँ पे क्यूप्रिक कार्बोनेट का एग्जांपल ले लिया, सी यू की क्यूप्रिक कार्बोनेट, और उसका मैंने सैंपल लिया नेचुरल सैंपल, सिंथेटिक मैन मेड सैंपल। तो मुझे कॉपर का परसेंटेज 51.35 मिलता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 38.91 एंड द लास्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन मुझे मिलता है 9.74। तो ये जो मेरा क्यूप्रिक कार्बोनेट है, मतलब क्यूप्रिक का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो ये Cu मतलब 2+ रहता है, Cu+ रहता है, ओके। तो अगर मैं ये CuCO3 रहेगा मेरे पास, कॉपर कार्बोनेट जैसे रहता है वैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट रहेगा। तो यह कॉपर मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों का जो रेशो है इट इज़ ऑलवेज फिक्स, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। कोई भी कंपाउंड रहने दो, मैं किसी भी कंपाउंड का एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ, उसके अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका जो परसेंटेज का जो प्रपोर्शन रहता है वो हमेशा किसी भी कंपाउंड में सेम रहता है, कांस्टेंट रहे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे मैंने सोचा कि नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल ये अलग अलग सैंपल्स है, बट इनके अंदर जो कॉपर का परसेंटेज है, ऑक्सीजन का परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज है, when I going to just do the practically examine this percentage remains same। इससे हमें ये पता चलता है a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। उनका वेट जो रहता है एलिमेंट्स का, जब कंपाउंड बन जाता है उस टाइम उनका वेट का जो भी अमाउंट रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। उनका प्रपोर्शन जो रहेगा हमेशा वो हमेशा मतलब सेम रहेगा, ये मुझे यहाँ से पता चलता है। एंड दिस इज़ वेरी IMP लॉ, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं। मेरे पास फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज़ क्लियर दैट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच एलिमेंट इन द क्यूप्रिक कार्बोनेट इज़ फिक्स। इस क्यूप्रिक कार्बोनेट में जो कोई एलिमेंट्स है मेरे पास, कार्बन, ऑक्सीजन एंड कॉपर, उनका जो प्रपोर्शन बाय वेट है इट इज़ फिक्स, वो फिक्स है, ओके। अभी नेक्स्ट है मेरे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में जान लेंगे अब, when two elements A and B from more than one compounds, the masses of element B that combines with the compound of mass A are always in the ratio of small whole numbers। अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या कहना है इसमें, इसका मतलब क्या है। देखो मैं ये अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, ओके, अगर मैं ए एंड बी मान लो, ओके, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स ए एंड बी, ओके, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, अभी ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट combines with a given mass of A, okay, are always in the ratio of small numbers, okay। अभी इन दोनों के बीच का जो रेशो है वो स्मॉल होल नंबर्स रहेगा। वो किस तरह से, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो मेरे पास टू एलिमेंट्स ए बी फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ एलिमेंट्स बी दैट combines with गिवन मास ऑफ ए आर ऑलवेज इन द रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। अभी मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दो कंपाउंड्स के नाम बता देता हूँ। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन, राइट, ये वाटर का ये H2O है मेरे पास, इसको हम लोग वाटर बोलते हैं, और मेरे पास सेकेंड है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं जिसको हम लोग, ओके। ये दोनों में क्या है, IMP एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, ये दो ही IMP एलिमेंट्स है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलो मैंने ये क्या किया मैंने, अभी देखो यहाँ पे बहुत IMP चीज़ है। मेरे पास वाटर कंपाउंड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है जिसमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO बोलेंगे जिसको हम लोग NO बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसमें भी मेरे पास नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, और उसके बाद में मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके। और इनको मैं अगर इलुस्ट्रेट करने चाहता हूँ, अगर मैं ये तीनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख लेता हूँ, अभी मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन है। अभी मैं आपको यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन कैसे है मैं बताता हूँ। एक 2 ग्राम मेरे पास वापस हाइड्रोजन है और 32 ग्राम, अभी 16 ग्राम और 32 ग्राम। ओके, ये जो ऑक्सीजन है इसका अगर मैं रेशो निकालूंगा दोनों कंपाउंड में, इसमें और इसमें, तो मुझे 1:1 मिलेगा। ओके, 1/2 मिल जाता है। ओके, अभी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया आपको, द मासेस ऑफ एलिमेंट बी दैट कंबाइंस विद द कंपाउंड ऑफ मास ए आर ऑलवेज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो ये जो मास है ऑक्सीजन का और वाटर के अंदर है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, में अगर इनका रेशो निकालता हूँ तो मुझे 1/2 मिलता है, ये स्मॉल होल नंबर से। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का निकालता हूँ 1/1 मतलब 1/1 मिलेगा, तो ये स्मॉल होल नंबर से। अभी सेकेंड कंपाउंड में आ जाओ, मैं वापस यहाँ पे भी देख लो, अगर मैं यहाँ पे भी ऑक्सीजन का ये 16/32 निकालता हूँ वापस फॉर बोथ कंपाउंड्स, आई विल गेट 1/2। तो मुझे यहाँ पे कंफर्म पता चलता है कि जब ऑक्सीजन है वो मेरे पास से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दे, 2 कंपाउंड्स बना दे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर दे, 2 कंपाउंड बना दे, और उसका जो रेशियो है मेरे पास वो 1/2 ही आता है, मतलब होल सिंपल होल नंबर्स आता है ना, इट इज़ अ फिक्स एक्चुअली। ओके, सो ये मुझे यहाँ से पता चलता है जब वो कोई भी रिएक्शन करता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, तो उसका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगा, होल नंबर्स में रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में यहाँ पे आपको लर्न करने को मिल जाता है। तो ये मेरा एक आईएमपी लॉ था, Gay-Lussac's law of gaseous volume. Okay, Gay-Lussac. Okay, one of the scientists. According to Gay-Lussac, when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure. थोड़ा सा confusion लगता है जब मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं आपको easily इसको बता दूँ क्या है। देखो मेरे पास gases combine हो जाते हैं और प्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके, एक तो कंबाइन होने के बाद ही प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ओके, प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर देयर, मतलब उनका जो वॉल्यूम रहता है वो हमेशा सिंपल होल नंबर ही रहेगा, रेशियो में रहेगा। ये मुझे यहाँ पे लर्न करने को मिलता है। सो ये उनका नाम जो नीचे आ गया, मैंने देखा यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऑलरेडी आपने डिस्कस किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर में मिल जाता है मुझे। अभी हाइड्रोजन के मतलब 2 एटम से H2, ओके, और ऑक्सीजन का एक एटम, उससे वाटर के मुझे मतलब मैं अभी यहाँ पे बहुत आईएमपी पॉइंट आपको बता दूँ यहाँ पे कि हाइड्रोजन जो गैसियस है, ऑक्सीजन जो गैसियस है, वाटर जो गैसियस है, मेरे पास 2 वॉल्यूम्स मतलब 2 हाइड्रोजन आइटम्स है, 1 वॉल्यूम मतलब 1 ऑक्सीजन आइटम से, और मुझे वाटर मिल जाता है, इसमें एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन, मतलब इसका 2 वॉल्यूम्स बन जाते हैं फिर। सो वाटर 100 ml, 100 ml एंड 50 ml। सो ये अभी यहाँ पे देयर फॉर द वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस विच कंबाइन टुगेदर 100 ml and 50 ml producing 2 volumes of water vapor which amounts to 100 bear a simple ratio of 3:1:2। ओके, इनके बीच का जो रेशियो है और वो है 3:1:2। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ओके, तो उनके बीच में जो रेशियो है सिंपल रेशियो है, जो मैंने आपको यहाँ बताया, जो मैंने वाटर प्रोडक्शन में देखा है, वो रेशियो है 2:1:2। ओके, ये रेशियो रहता है, ये आपको यहाँ पे खाली इतना ही ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं इसके अलावा। आपको यहाँ पे under the same condition of temperature and pressure 1 liter of nitrogen gas combined with 3 liter of hydrogen gas to produce 2 liter of ammonia। ये भी आपको यहाँ पे भी अगर आपको रेशियो देखना है इन तीनों के बीच में, तो ये 1, 3 और 2, ये सिंपल रेशियो इन तीनों के बीच आपको दिखाई देता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है आपको। एवोगाड्रोस लॉ एक मेरे पास इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेंट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मेरे पास इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर,
कंटेंट्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। सो ऑब्वियसली मैंने बताया कि लॉ ऑफ केमिकल कॉन्जर्वेशन ऑफ मैटर का जो बोलता है, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया और यहाँ पे वाटर मोलिक्यूल फॉर्म कर दिया। ओके, अभी यहाँ पे गेल-लुसाक का लॉ जो बोलता है 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ बोलता है 2 n मोलिक्यूल्स गिव्स 2 n मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ओके, देन मेरे पास ये दो मतलब कंडीशन हो गई। एवोगाड्रोस लॉ बोलता है यहाँ पे, मतलब गेल-लुसाक्स लॉ बोलता है 2n मोलिक्यूल्स टू n मोलिक्यूल्स। ओके, मेरे पास एवोगाड्रोस लॉ, नेक्स्ट है फर्स्ट गेल-लुसाक्स लॉ है यहाँ पे। तो ये दोनों के लॉ का मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ यहाँ पे। एवोगाड्रोस लॉ वो बोलता है 2 मोलिक्यूल्स 1 मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल। ओके, सिंपली देखो ये रिलेशन आपको यहाँ पे, मतलब ये गेल-लुसाक्स लॉ की रिलेशन है और ये रिलेशन है एवोगाड्रोस लॉ की रिलेशन। ओके, तो ये इसका मतलब कॉम्बिनेशन हो गया और ये जो इसका कॉम्बिनेशन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बोथ आर सेम। ओके, या 2n बोला है, यहाँ पे n बोला है, या 2n बोला है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बोल दिया, 1 मॉलिक्यूल्स बोल दिया और 2 मॉलिक्यूल्स बोल दिया, n को नहीं लिया मैंने। तो ये आपको कंपैरिजन में, आपको ये दोनों का कंपैरिजन करना है तो आपको एक जैसा दिखाई देगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखो, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल द एटम्स ऑफ given elements have the identical properties including mass. Atoms of different elements differ in mass. Compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Chemical reaction involve only the reorganization of atoms. Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. ये तो सबसे बड़ा ट्रूथ है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स बोलेंगे हम लोग, ये कुछ स्टेटमेंट्स बोलेंगे जो डाल्टन्स ने पुट किए उनके एटॉमिक थ्योरी में। दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उसके पीछे कोई तो केमिस्ट्री रहेगी, उसके पीछे कोई तो रीज़न रहेगा, उसके पीछे कुछ तो मतलब कोई तो ये रहेगा, स्ट्रेटेजी रहेगी, कोई तो फॉर्मूलाज रहेगा, कोई तो लॉ रहेगा। तो इसको केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ बोलते हैं कि अगर हाइड्रोजन 2 एटम्स का रिएक्ट करते हैं एक ऑक्सीजन के साथ तो एक वाटर मोलिक्यूल बन जाता है। ओके, तो ये भी मुझे यहाँ पे याद रखना है। एटॉमिक मास, एवरी एलिमेंट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम, द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे कुछ चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 हाइड्रोजन का मास है 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। ये याद रखो, आपको काम आएगा कहीं पे। The mass of an atom is determined relative to the mass of carbon 12. ओके, कार्बन 12 के एटम से उसको कंपेयर किया जाता है। लेटेस्ट मेथड है, एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज ए मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट, AMU बोला जाता है। अभी रिसेंटली 1 AM is defined as the mass exactly equal to 1/12 of the mass of 1 carbon atom. So 1 AMU 1/12 mass of 1 C12. Okay, so 1/12 into 1.99268 into 10⁻⁻23, ये जो मास है आपका यहाँ पे दिया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत करो, ये मास आपके 1 कार्बन का है। ओके, 1 कार्बन एटम का है। सो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये भी बहुत IMP इम्पॉर्टेंट है। 1 AMU की ये वैल्यू है, 1 AM की क्या है। अभी ये वैल्यू जो आपको यहाँ पे याद रखनी है 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। आपका पहला जो वैल्यू था यहाँ पे ये 1.6736 इंटू 10⁻24 ग्राम 1 हाइड्रोजन के मास का ये वैल्यू, ये 1 AMU का वैल्यू, मतलब एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू। ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। नाउ AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द यूनिफाइड मास यूनिट कॉल्ड एज डाल्टन बोला जाता है। एक तो उसका सिंबल U लिखा जाता है, नहीं तो कैपिटल D एंड स्मॉल ए कंबाइन लिखा जाता है। U मीन्स यूनिफाइड मास। ये सिस्टम अभी नए तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे एक लिखा है, मास ऑफ एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज ग्राम। यहाँ पे मास दिया है एटम का, एक ऑक्सीजन के एटम का 26.56896 इंटू 10 व्हाट इज द
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन यू मीन्स एटॉमिक यूनिफाइड मास बोलेंगे। ओके, यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलेंगे उसको। यहाँ पे दिया था हम लोगों ने, देखो एक बार मैं दिखा था, यूनिफाइड मास यूनिट मतलब इसमें इसका वैल्यू क्या है, डाल्टन में इसका वैल्यू क्या है। ओके, मास ऑफ वन आइटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। ओके, 26.56, देन दिस इज द वैल्यू गिवन। ओके, ग्राम में दिया है आपको, ये ग्राम में। ओके, सो 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपको याद रखना, मैंने पहले बताया था आपको। सो ये कितना आएगा, तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंपली इससे डिवाइड करूँगा, तो ये 16.0 यू आएगा, यूनिफाइड मास यूनिट आएगा उसका 16.0। ओके, तो इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है अगर एग्ज़ाम में इसके ऊपर कोई भी आपको सवाल पूछा जाता है। मेरे पास देखिए नेक्स्ट है एवरेज मास, एटॉमिक मास जो रहता है आपके पास जो भी एलिमेंट्स है, मान लो कार्बन है, इसके 3 आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स का मतलब आपको पता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास डिफरेंट, सेम एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और यहाँ पे मेरे पास 3 कार्बन्स के एटॉमिक मासेस 12, 13, 14 है। ओके, तो ये फर्स्ट का है, सेकेंड का है, थर्ड। रिलेटिव एबंडेंस मतलब नेचुरली कितने परसेंट अमाउंट में ये सारे आइसोटोप्स प्रेजेंट है इन नेचर। ओके, तो मेरे पास 98.892 फर्स्ट है, 13C 1.108 एंड जो 14C जिसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप बोलते हैं वो नेचुरली रहता है नेचर के अंदर 2 × 10⁻⁻10 मतलब बहुत रेयरली प्रेजेंट है। ओके, अब इसका एवरेज एटॉमिक मास किस तरह से निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। एवरेज एटॉमिक मास, मास ऑफ कार्बन के एक तो 12 यूनिट मास है उसका फर्स्ट का, बाद में 198.892 है उसका एवरेज मतलब इसका क्वांटिटी है। ओके, बाद में सेकेंड का इतना है। तीनों को देखो मैं किस तरह से लेता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, मतलब तीनों को एक ही है। तो इन तीनों को इस तरह से ऐड करके मुझे मिलता है 12.011 यू, मतलब इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12, इसको अप्रॉक्सीमेटली 12 बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से निकाला जाता है, बहुत ईजी है। 12 यू लिख दिया मैंने, फर्स्ट का 12 था, सेकंड का 13.00355 यू था एंड 14.00317 था। अभी उसके अपन 100 कर देना है, हर जगह पे 100 कर देना है, हर जगह पे 100 कर देना है, तो मुझे मिलेगा एवरेज एटॉमिक मास। ओके, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ये सही है क्या नहीं, ये सही रहेगा, डोंट वरी। ओके, दिस इज करेक्ट। अभी मेरे पास नेक्स्ट जो है कुछ एग्जांपल्स दिए मुझे यहाँ पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके आइसोटोप्स मेरे पास अलग अलग आइसोटोप्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिए। सो कार्बन के 3 है, नाइट्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 3 है, क्लोरीन के 2 है एंड ब्रोमीन के 2 है। उनके एवरेज एटॉमिक मासेस दिए मुझे यहाँ पे हर एक के, और राउंडेड ऑफ एटॉमिक मास, राउंडेड मतलब मैंने इसको कन्वर्ट किया होल फिगर में, जो शॉर्टेस्ट फिगर है, जो क्लोजिंग फिगर है, उसको राउंडेड ऑफ एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये मुझे राउंडेड ऑफ एटॉमिक मास मिल जाता है इन 5 एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के लिए। ओके, तो ये मेरा मतलब राउंडेड ऑफ एटॉमिक मास जो हम लोग हमारे पीरियोडिक टेबल में लिख देते हैं और जिसको यूज़ करते हैं। प्रॉब्लम 2 है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। मेरे पास नियॉन का एक डेटा दिया है, मेरे पास 3 आइसोटोप्स ऑफ नियॉन दिया 20, 21, 22 और उनके एटॉमिक मासेस मुझे यहाँ पे दे दिए, मुझे नेचुरल एबंडेंस दिया उनका कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है, और मुझे उनका एवरेज एटॉमिक मास निकालना। सेम फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ करूँगा, एटॉमिक मास ऑफ 20 एनी मतलब नियॉन, तीनों को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो एक फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, इनटू परसेंट कितने अमाउंट में नेचुरल एबेंडेंस है उनका, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, वो सब कर दिया। तो चलो, ताकि 100 कॉमन है उसको नीचे ले लिया, इन सबको ऊपर से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, 100 से डिवाइड कर दिया, भाई मुझे मिलेगा इसका एवरेज एटॉमिक मास 20.1707। इसको मैं राउंडेड अप करूँ तो 20 लिख दूंगा इसको मैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता अगर मुझे इसको लिखना है तो। ओके, तो राउंडेड अप बनेगा 20। तो इस तरह से इसको निकालते, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ताकि ये बहुत ही ईजी है। अभी ये था एटॉमिक मास। मोलिकुलर मास भी बहुत अहम पे रहता है, मोलिकुल्स का जो मास रहता है उसको मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो मोलिकुलर मास के बारे में जान लेते हैं हम लोग। अभी मोलिकुलर मास जो है आपका, देख लो मोलिकुलर मास
of a substance is the sum of average atomic masses of all the atoms of elements which constitute the molecule. Okay, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास मुझे पता है तो मैं मॉलिक्यूल का मास ऑटोमेटिकली निकाल सकता हूँ. जैसे मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल दूँ H2O का, तो मुझे ऑब्वियसली पता है इट इज़ 18. ओके, H2O का 18 है. ओके, 18 U. क्यों मैं इसको निकाल सकता हूँ? ताकि मुझे पता है कि जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो 1 है, 2 हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक मास बनता है और ऑक्सीजन का 16, उनको कंबाइन कर तो 18U मिल जाता है. तो मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ वन मोलिक्यूल दैट सब्सटेंस रिलेटिव टू द मास ऑफ वन कार्बन 12. ओके, एटम. ओके, ये मतलब कंपैरिजन का सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं. मोलिकुलर मास के लिए भी सेम रहता है और एटॉमिक मास के लिए भी सेम रहता है. द मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मोलिकुलर मास निकालो. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब वो 2 ऊपर ही रहेगा. CO2 1 एटॉमिक मास ऑफ C, देन 2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एवरेज. ये बहुत IMP वर्ड से राउंड अप किया, ये हम लोग यूज़ करते हैं तो 18 आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे. H2O का 18 आता है, इसका 44U आता है. देन ये है मेरे पास C6H5Cl, मतलब बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे हम लोग इसको, बेंजाइल, इसका ये आएगा. देन सल्फ्यूरिक एसिड का ये आएगा. चाहे तो आप इसको करके देख लो, आपको ये करना चाहिए ताकि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है. सो यू ट्राई टू डू दिस. तो एक क्वेश्चन मतलब सॉल्व है, अनसॉल्व क्वेश्चन भी आपको दिए रहेंगे. प्रॉब्लम 3, फाइंड द मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 इन AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट एंड इन ग्राम्स, दोनों में इसको फाइंड आउट करना है आपको. तो चलो, मोलिकुलर मास ऑफ O2 2 इंटू 16U 32 1 मोल का मास है. मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ O2 के 32 इंटू ये मैंने आपको बताया था, ये आपका AMU का वैल्यू है जो आपको दिया है अर्लियर कैलकुलेट करके. तो उसको खाली मल्टीप्लाइड कर दो आपके मास ऑफ वन मोलिक्यूल के साथ, तो आपको मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ O2 मिलेगा. ये मिलेगा आपको ग्राम में. ओके, इट इज़ इन द ग्राम. ओके, सो U जो दिया है वहाँ पे जो वैल्यू दिया है आपका 1 AMU का, उसको पुट करके कैलकुलेट करना है तो आपको ये मिल जाएगा, ये सोल्यूशन आपका. तो इस तरह से आपको इसका कैलकुलेशन करना है. फॉर्मूला मास जो रहता है, देखो, द फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्मूला. ऑब्वियसली इट इज ट्रू. फॉर्मूला मास मतलब सब एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट करके फॉर्मूला मास मिलेगा. मेरे पास सोडियम क्लोराइड है और कॉपर नाइट्रेट है, तो इन दोनों का मैं निकाल के देख लूँ तो ये मुझे इस तरह से मिल जाता है. आप देख लो चाहे तो, बहुत ईजी है फॉर्मूला मास निकालना. ये मेरा NaCl का बन गया 58.5. अगर इसका मैं निकाल तो 187.5 U मिलेगा. U आपको पता है यूनिफाइड मास बोलते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट बोलते हैं, U क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं, इसको ही डाल्टन बोलते हैं. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें आपको अभी यहाँ पे यूज़ करनी है. ये बात आप कंफर्म आपके दिमाग में रख दो तो इसकी आइडियाज़ आपको आ जाएगी. तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. मेरे पास नेक्स्ट है मोल. मोल का कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ. 1 mole is the amount of substance that contains as many entities or particles as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kg of carbon 12 isotope. ओके, तो ये आपका कंपैरिजन किया मैंने. 1 mole of amount of substance that contains as many as entities or the particles as there are atoms in exactly 12 gram. मतलब कार्बन का जो स्टैंडर्ड है एटॉमिक मास है उसको कंपेयर करेंगे 12 ग्राम में, जितने एंटिटीज़ और पार्टिकल्स रह सकते हैं उतने ही 1 मोल में ही रहेंगे. ये आपको यहाँ पे कंफर्म पता होना चाहिए. मास ऑफ 1 कार्बन एटम. ओके, डिटरमाइन मास स्पेक्ट्रोमीटर. तो ये अगर मैं मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिटरमाइन करता हूँ स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, तो 1.99264 18 × 10⁻23 ग्राम मुझे मिलता है. मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12. ओके, सो नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. सो 12 ग्राम पर मोल अपॉन ये जो आपका कैलकुलेट किया था मास वो ले लो, तो मुझे मिलेगा 6.0221367 × 10⁻23 एटम पर मोल. 1 mole is the amount of substance that contains this much particles or entities such as atoms, molecules or ions. The unit is mole and the symbol of the unit is MOL.
इसका सिंबल ए, यूनिट का नाम मोल है, और ये इसका सही कैलकुलेशन, इसको आपको करके देखना चाहिए। ऑब्वियसली -23 प्लस बन जाएंगे अगर वो डिनोमिनेटर में रहते, तो उनको मैं ऊपर लेके आऊँगा। यहाँ पे मुझे 1.99268 से 12 को डिवाइड करना है। ऑब्वियसली 6.0221367 आएगा, ताकि 1.99 इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 को अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 6 मुझे मिल जाता है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और इसी को बोला जाता है एवोगाड्रोस कांस्टेंट, Na बोला जाता है। ए थोड़ा नीचे इस तरह से लिखते हैं, इसको मैंने लिखते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक किया। एवोगाड्रोस कांस्टेंट इन हॉनर ऑफ एमिडो एवोगाड्रो, कि इनके हॉनर में इसको ये नाम दिया है। ओके 6.0 ये आपके अर्लियर स्टैंडर्ड में भी था, लेकिन आपने देखा नहीं रहेगा तो पता नहीं मुझे। अभी मेरे पास मोलर मास है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। The molar mass of any element in grams is numerically equal to the atomic mass of that element in U, मतलब डाल्टन। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ HCO, एलिमेंट एटॉमिक मास है 1, 12, 16, मोलर मास है ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल एंड 16 ग्राम पर मोल, मतलब 1 और 1 ग्राम G। ओके 1, और ये मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। 1 ग्राम ओके अपॉन मोल, इस तरह से लिखेंगे हम लोग उसको। सो 1 ग्राम पर मोल। ओके तो 1 ग्राम रहेगा 1 मोल में, एटॉमिक मास किसका रहेगा, हाइड्रोजन का। 12 ग्राम रहेगा 1 मोल में, एटॉमिक मास कार्बन का। मतलब 16 ग्राम रहेगा 1 मोल में, एटॉमिक मास आपके ऑक्सीजन का। इस तरह से इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ O एटम्स, ओके 6.022 × 10⁻23 atom per mole into 16 U atoms into 1.66056 into 24 - 24 ग्राम पर यूनिट। तो ये 16 ग्राम पर मोल आ जाता है। अगर आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर देते हो तो आपको ये इस तरह से आंसर मिल जाता है। ओके तो ये आप चाहे तो करके देख लो, आपको क्या मिलता है आप कंफर्म कर लो। ओके -24 एंड ऊपर है प्लस इंटू 23। ओके 10⁻23 10⁻⁻23 ये 10 बच जाएगा यहाँ पे, और ये राउंड फिगर आपका वापस बनेगा मतलब ये बनेगा 16 ही बनेगा। ओके तो ऑब्वियसली 16 ही आना चाहिए। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लो, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। ओके यूरिया का फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया आपको, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। 5.6 ग्राम आपका मास दिया है यूरिया का, ये उसका फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी देखो 2 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ N, मतलब 2 नाइट्रोजन है, 4 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ H, मतलब 4 हाइड्रोजन, 1 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एक कार्बन है, 1 एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन है। इन सबको मैं यहाँ पे कंबाइन कर देता हूँ तो मुझे टोटल जो मास है उसका मिलता है 60 U। मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला मास ऑफ यूरिया इन ग्राम्स जो आपको दिया था, और मोलर मास ये आपके मैंने बताया 10th स्टैंडर्ड में भी दिया है। ओके ये फॉर्मूला यूज़ करो, आपको मिलेगा 0.0933 मोल। ओके तो ये आपको मिल जाता है। नंबर ऑफ मोलिकुल्स, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रोस कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ मोलिकुल्स ऑफ यूरिया ये मुझे निकालना है। सो नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालने के लिए मैंने यहाँ पे जो मोल निकाला था उसको डाल दिया और 6.022 एवोगाड्रोस नंबर डाल दिए, तो इतने मोलिकुल्स आ जाते हैं। तो 5.618 × 10⁻22 मोलिकुल्स प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम्स ऑफ यूरिया, मैं कन्फर्मली यहाँ पे बता सकता हूँ। ओके तो ये आपको करना चाहिए, बहुत ही ईजी है। आपको एक बार फॉर्मूले की तरफ देखना है, ये सारे फॉर्मूलेज आपको एक बार अच्छी तरह से कर लेने, आपके दिमाग में आ जाएगा आपको एग्जैक्टली क्या करना है। मोल्स एंड गैसेस, ओके मोल्स एंड गैसेस। अभी गैस का जो मोलर मास है, मोल कैसे हम लोग मेजर करेंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको दी, 1 मोल ऑफ एनी गैस एक्यूफाइज ए वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³ डेसीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो रहता है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अभी फिलहाल इसको 1 बार भी बोला जाता है।
तो अभी यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ 22.4 दे एम क्यूब एट एस टी पी इज नोन एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। इसको ही मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस बोला जाता है। जो यहाँ से 22.4 डी एम क्यूब है उसको मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किस तरह, वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ये यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एस टी पी, और यहाँ पे जो मेरा नीचा है 22.4, ओके ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22.4, इसके पीछे इसके नीचे डी एम क्यूब पर मोल। ओके ये यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा नीचे गया हो तो ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके तो ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे, तो ये आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एस टी पी अपॉन 22.4 डी एम क्यूब पर मोल, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.0 डबल टू इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स पर मोल। ओके तो एक फॉर्मूला आपको मिल जाता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स ये इंटू एवोगाड्रोस नंबर, सिंपली एवोगाड्रोस नंबर है, इसको हम लोग ये नहीं बोलते। ओके एवोगाड्रोस नंबर ये आपको यहाँ पे यूज़ करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3 गैस इन वॉल्यूम 67.2 डी एम क्यूब एट स्टैंडर्ड एस मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपको निकालना है। आपको वॉल्यूम दिया है, ओके वॉल्यूम दिया है अमोनिया गैस का 67.2 डी एम क्यूब। अभी मुझे वॉल्यूम ऑफ NH3 एट स्टैंडर्ड प्रेशर दिया है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस मुझे पता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है मुझे, वॉल्यूम ऑफ STP मोलर वॉल्यूम ये मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है। तो मुझे 3 मोल्स मिल गया। कितना मिल गया, बहुत ही ईजी है, 3 मोल्स मिल गया। अभी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स निकल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आपका एवोगाड्रोस नंबर डाल दो और आप कैलकुलेट कर तो आपको ये आंसर मिल जाता है। बहुत ईजिली आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा कंसेप्ट दी, लेकिन ये कंसेप्ट ना बहुत ईजी है। आप अगर इसको एक अच्छी तरह से देख लेते हो तो ये मेरा लास्ट टॉपिक था जो मैंने अभी आपको बताया। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक, और इसके रिलेटेड लेसन के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हैं उस सारे के सारे क्वेश्चंस का PDF आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे फॉलो करके देखो, मैंने वेबसाइट का लिंक का यहाँ पे नाम दिया है www.https ये मैंने उसका नाम motivational.govindaanchor.com पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जो मैंने आपके लिए बनाया। मैं इसको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अच्छी तरह से आपको समझा सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं, बट मैंने सोचा कि बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और बहुत लेंथी लेसन है, हर एक थिंग लिखने के लिए बहुत मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसलिए मैंने आपको ये मतलब PDF के फॉर्मेट में निकाल के आपको नोट्स निकाल के इसको समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता है आपको कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप बेशक कमेंट्स करके आपके डाउट्स को, क्वेरीज को मुझसे शेयर करो, तो हम लोग उसके ऊपर वीडियोस बनाएंगे। मेरा टारगेट रहेगा आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड मैथमेटिक्स ईजी करने का। इसके लिए ज़्यादा टाइम जाएगा, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट किया है तो मैं रुकने वाला नहीं हूँ। आपको मैं लगातार वीडियोस देने की कोशिश करूँगा और आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। बेसिकली आपको ये नोट्स अवेलेबल रहेंगी मेरे वेबसाइट पे, जहाँ पे मुझे आप लोग फॉलो करके मतलब मुझसे कांटेक्ट में रह सकते हैं, आपके कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के लिए। आगे जितने भी लेसन्स है आपके सारे के सारे लेसन्स के लिए मैं चाहे तो PDF फॉर्मेट में वीडियो बनाऊँ, स्क्रीनिंग मतलब स्क्रीनिंग का वीडियो बनाऊँ, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलिए। साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम।